तो द सुप्रीम अल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेंसी ने फैंग की हेल्प से एक रिकॉर्डिंग तैयार की थी और इधर टिया ने फैंग के स्पिरिचुअल रिकवरी पिल के बदौलत अपने ग्रैंडपा की हालत को ठीक कर लिया था। जिसके लास्ट सीन में फैंग लनहाउ मेंशन में आया था जहां पर उसकी फाइट जिन के एक दोस्त के साथ हो गई थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लनहाउ मेंशन का सीन देखते हैं जहां फैंग के अभी यूज किए हुए इस एब्स्ट्रेंथ मेथड की पावर को देख जिन काफी हैरान था क्योंकि उसने आज तक ऐसा मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं देखा था जो फैंग जैसे वीक बंदे की स्ट्रेंथ अचानक से इतना ज्यादा अप कर दे। जिसके इन बातों का फैंग कुछ जवाब दे पाता उतने में फिर से जिन के साथ वाला बंदा उठते हुए बोलता है कि मैं बाओ तुम जैसे कमजोर बंदे से हार नहीं सकता। जो बोलकर बाओ अपने लक को फिर से ट्राई करने के लिए फैंग की ओर चल देता है पर बेचारा बीच रास्ते में रुक जाता है क्योंकि किसी ने वाइन का यूज करके उसके हाथ पैर को बांध दिया था। जो काम टिया का था जो वहां पर अपनी एंट्री मारते हुए फैंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो, जिस पर फैंग बोलता है ठीक। अरे ये लोग तो मेरे लिए जोकर्स हैं जो मुझे हमेशा एंटरटेन करने के लिए चले आते हैं और तुम बोल रही हो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, इनको तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। लेकिन तभी फैंग को याद आता है कि उसने टिया को स्पिरिचुअल रिकवरी पिल दिया था जो पिल ने लगता है कि अपना असर दिखा दिया है। जिसके साथ ही हम बाओ को देखते हैं जो टिया को देख बोल पड़ता है सीनियर टिया आप यहाँ पर क्या कर रही हो, हम तो बस यहाँ पर फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। पर टिया कहती है अच्छा अगर मैं यहाँ पर आई नहीं रहती तो ये डेडली फाइट कभी फ्रेंडली फाइट में ना बदलती और अब तुम मेरे सामने झूठ भी बोलने लगे, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जगह पर प्राइवेट फाइटिंग बैन है, बोलो। जिसके इन बातों का जवाब बाओ देने से रहा इसलिए जिन इस सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए बाओ को उन विन से आजाद कर उसके साथ यहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिनके जाने के बाद टिया फैंग से खुश होते हुए कहती है कि तुम्हारा पिल तो बहुत कारगर निकला, तुम्हें पता है मेरे फादर ने मुझे वह पिल मेरे ग्रैंडपा को देते हुए देख लिया था जो मेरे ऊपर इसके बाद बहुत भड़के हुए थे, पर शुक्र है तुम्हारे पिल ने अपना असर दिखाकर मुझे बचा लिया। तो यह लो फॉलिंग स्टार गोल्ड कार्ड जिसके अंदर 500,000 गोल्ड कॉइन है जो मेरे फादर ने खास तुम्हें देने को कहा है और मेरे तरफ से इसके अंदर एक्स्ट्रा 2 लाख गोल्ड कॉइन भी है जिनसे तुम जितना चाहो उतना कल्टीवेशन रिसोर्स बाई कर सकते हो और इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि तुम्हारे बदौलत मेरे ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं जिससे मेरी किन फैमिली डिस्ट्रॉय होने से बच गई। तो फैंग के पास तो ऑलरेडी कल्टीवेशन रिसोर्स बाई करने के लिए पैसे थे नहीं इसलिए वो फटाफट इस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसकी दिखाती है सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें अब फैंग को कल्टीवेशन पूल में दिखाया जाता है जहां पर वह इस कल्टीवेशन पूल में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। जो जब उस पुल में बहुत देर तक कल्टीवेशन करता है तो वह फाइनली वॉरियर रेलम के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिस ब्रेक थ्रू के बाद फैंग लनहाउ मेंशन में जाकर यहाँ का टेस्टी फूड चेक करता है जो वाकई में बहुत ज्यादा डिलीशियस थे क्योंकि इन फूड के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी जो किसी भी कल्टीवेटर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसके बाद फैंग कुछ ऐसे दिन बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन करता है जिन सब में हम फैंग को एक बार उसके ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहां पर वह किसी फियरस फ्लेम स्टेप मेथड का प्रैक्टिस कर रहा था जो मेथड उसके एंसेस्टर ने अपने पीछे लाइफ में सक्सेसफुली सीख लिया था और अब बारी फैंग की थी इस टेक्निक को सीखने की क्योंकि यह फियरस फ्लेम स्टेप मेथड किसी भी फायर टाइप कल्टीवेटर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जिसके हेल्प से वह अपने कल्टीवेशन लेवल को काफी ज्यादा बूस्टअप कर सकता है, वह भी बहुत कम समय में। और इस फियरस फ्लेम स्टेप मेथड की एक और खासियत थी कि जो फैंग अभी गोल्डन एब्स्टेंथ मेथड टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है यह फियरस फ्लेम स्टेप मेथड उससे काफी सिमिलर है जिससे फैंग अगर इस फियरस फ्लेम स्टेप मेथड के 9 रेलम तक भी पहुंच सका तो वह उसके गोल्डन एब्स्टेंथ टेक्निक सीखने में काफी हद तक मदद कर सकते थे। जिन सब टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से फैंग की फिजिकल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस पहले से काफी ज्यादा इनहेंस हो सकती थी, इसलिए फैंग इस टेक्निक को काफी दिनों तक प्रैक्टिस करता है। जिन 3 दिनों में फैंग इतना ज्यादा इस फियरस फ्लेम स्टेप मेथड के साथ उस कल्टीवेशन पूल में इतना कल्टीवेशन करने के बाद इन सब का रिजल्ट यह निकलता है कि फैंग अब वॉरियर रेलम के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है जो कि इस वॉरियर रेलम का पीक लेवल था। इसके बाद फैंग सीधे मार्शल रेलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता था जो सब यहाँ पर फैंग इसलिए अचीव कर पाया क्योंकि इस लनहाउ मेंशन में बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स मौजूद हैं जिनके हेल्प से वो इतने कम दिनों में अपने कई सारे विंस और मेरिडियन को ओपन करके वॉरियर रेलम के 9th लेवल पर पहुंच सका। जिसके बाद फाइनली वह दिन आ गया था जब फैंग को अपने सुजाकू एकेडमी में पहली क्लास को अटेंड करना था। तो फैंग जब लनहाउ मेंशन के सुजाकू एकेडमी की तरफ जा रहा था तब उसे बीच रास्ते में बहुत सारे डिसाइपल्स दिखते हैं जिन सब में फैंग की नजर हान और यून पर पड़ती है जो लोग आपस में बात कर रहे थे।
जिन लोगों को यहाँ पर देख फैंग काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का सुजाकू एकेडमी में खड़े होने का मतलब यह था कि वो सुजाकू एकेडमी में अपना एडमिशन करवा चुके हैं। जो सब बातें फैंग सोच ही रहा था, तभी उसकी ओर हम एक लड़की को आता हुआ देखते हैं जिसका नाम सिसी है, जिसे देख फैंग उसे बोलने लगता है कि फाइनली तुमने अपना एडमिशन इस सुजाकू एकेडमी में करा ही लिया, मैं तो तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ। तो सुसी बोलती है, हाँ आखिरकार मैंने इतने सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली अब मैं इतना स्ट्रांग बन चुकी हूँ कि मैं सुजाकू एकेडमी की एक डिसाइपल बन सकूं। पर भले ही मैंने इतनी मेहनत की, पर इसके बावजूद मैं तुम्हारे लेवल तक ना पहुंच सकी। इसलिए जब हम सुजाकू एकेडमी में एंटर कर जाएंगे तब तुम मेरी वहां पर कल्टीवेशन में मदद करना, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प से तुम्हारे लेवल तक पहुंच सकूं। जिस पर फैंग बोलता है, ठीक है, मैं जितना भी तुम्हारा मदद कर सकता हूँ मैं उतना करूंगा, पर अभी के लिए हमें सुजाकू एकेडमी में चलना चाहिए। पर भले ही फैंग यान को इग्नोर करते हुए यहाँ से चला गया था, पर यान तो काफी जेलस थी, क्योंकि उसने फैंग को सीसी से बात करता जो देख लिया था। फिर हम फैंग के साथ अभी तक की सुजाकू एकेडमी में जितने भी डिसाइपल ने अपना एडमिशन कराया था, उन लोगों को एक साथ एल्डर शेन के सामने देखते हैं, जिनको एल्डर शेन यह बता रहे थे कि तुम्हारा फर्स्ट क्लास यहाँ पर ओल्ड डिसाइपल लेने वाले हैं, जिन लोगों से तुमको आज फाइट करनी पड़ेगी, ताकि तुम उन लोगों से फाइट करने के बाद उनसे कुछ फाइटिंग एक्सपीरियंस गेन कर सको। पर एक मिनट फैंग, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना जल्दी कैसे बढ़ गया? अभी तो कुछ दिनों पहले तुम वॉरियर रेलम के बस इनिशियल स्टेज पर थे और अभी तुम फाइनल स्टेज पर हो। वाकई में तुमने तो मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया। यह सब यह दिखाता है कि तुम असल में हेवन लेवल के डुअल मार्शल आर्ट एट्रीब्यूट के लायक हो। और फैंग, 3 दिनों में जो तुमने अभी इतना ज्यादा कल्टीवेशन लेवल अपना अप किया है, यह तो हमारे हिस्ट्री बुक में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं हुआ है जो इतने कम समय में अपने कल्टीवेशन लेवल को इतना ऊपर ले जा सका हो। जिन सब का श्रेय फैंग लनहाउ मेंशन के कल्टीवेशन रिसोर्स और ट्रेनिंग रूम को देता है। बोलता है कि यहाँ पर सब चीज है जो एक कल्टीवेटर को चाहिए, जिसके हेल्प से वो अपने सबसे हायर कल्टीवेशन पर पहुंच सकता है। इसलिए बस मैंने उन रिसोर्सेज का यूज करके इन दिनों काफी हार्ड कल्टीवेशन की, और उसका रिजल्ट तो आपके सामने ही है। पर तभी हम सीसी को देखते हैं, जो बस यही सोच रही थी कि अगर हमने ओल्ड डिसाइपल को हरा दिया तो इसके एक्सचेंज में हमें क्या मिलेगा। जो बात वो इतनी देर सोचने के बाद एल्डर शेन से पूछ ही लेती है। तो एल्डर शेन बताते हैं कि अगर कोई भी न्यू कमर ओल्ड डिसाइपल को हरा देता है तो उसे 1000 पॉइंट मिलेंगे, जिन पॉइंट्स की हेल्प से वह कई सारे कल्टीवेशन रिसोर्स को बाई कर सकता है। पर आज तक ऐसे बहुत ही कम न्यू कमर हुए हैं जो ओल्ड डिसाइपल को हरा सके। लेकिन फैंग तो ये बात सुनने के बाद काफी लालची हो गया था, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर कई सारे ओल्ड बंदे को हरा दिया तो उसके एक्सचेंज में उसे कई सारे पॉइंट्स मिल सकते थे, जिसकी हेल्प से वह कई सारे कल्टीवेशन रिसोर्स को बाई कर सकता था। जो एल्डर शेन को बोलता है कि अगर मैंने 2 ओल्ड डिसाइपल को हरा दिया तो मुझे क्या मिलेगा। जिस पर एल्डर शेन उसे बोलते हैं कि इसके एक्सचेंज में तुम्हें 2000 पॉइंट मिलेंगे, जिनसे तुम बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स को बाई कर सकते हो। जिसे सुन फैंग हैरान होते हुए बोलता है, वाकई में? तो ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ बाओ और जिन को, जिन लोगों से मैं एक साथ 2v1 फाइट करूंगा। जिसकी ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सब यही सोचने लगते हैं कि फैंग क्या इतना पावरफुल हो गया है कि वो इतने दिनों कल्टीवेशन करने के बाद उन ओल्ड डिसाइपल को हरा सकता है। क्या फैंग अब घमंडी हो गया है, या वो कुछ ज्यादा इन ओल्ड डिसाइपल को हल्के में ले रहा है? पर जिन तो इसी मौके के इंतजार में था, जो फैंग को बोलता है ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। जो बोलने के साथ वहाँ पर सभी मौजूद लोग बैटल ग्राउंड में आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक तरफ फैंग और दूसरे तरफ बाओ और जिन को देखते हैं, जो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में थे। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।